हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग जो है बुकलेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मॉडुलस फर्स्ट है फिजिक्स का। इसमें आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन दिया हुआ है। क्लियर? तो इसमें जो है हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा अपना पेज नंबर 106। तो इस चैप्टर का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल, मान लेते हैं पार्टिकल ये है, इसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जो भी बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो जो है 0 है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देन विथ रेफरेंस फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, मतलब ऐसे रेफरेंस फ्रेम जो इनर्शियल है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जिसका फ्रेम जो है एक्सेलरेशन कुछ न कुछ अपने पास रखा होगा, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। और 0 का मतलब इनर्शियल फ्रेम। वन कैन श्योरली से दैट, तो क्या हम ये श्योरली कह सकते हैं, पहला ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम। तो सही है, क्योंकि क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है dp अपॉन dt होता है, या डेल्टा p बाई डेल्टा t होता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 करने के लिए बोल रहा है तो ये 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा p बाई डेल्टा t। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी जो है 0 की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू आ गया P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये इधर चला जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम वही होगा जो फाइनल मोमेंटम होगा, मतलब शुरुआत का जो मोमेंटम होगा वही फाइनल का भी मोमेंटम होगा। मतलब कि ये मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। इनिशियल जो मोमेंटम था वही फाइनल भी मोमेंटम है, मतलब वो टाइम के साथ बदलेगा नहीं। तो जो पहला लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम, तो सही है, मतलब टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, तभी तो शुरुआत वाला मोमेंटम फाइनल के बराबर हो गया। दूसरा बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो सकता है, कब होगा, जब उसके पास वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चलता रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि नेट फोर्स 0, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो हर एक सेकेंड में 10-10 मीटर चलता जाएगा। तो अभी यहाँ था, अब 1 सेकेंड बाद 10 मीटर आगे चला जाएगा, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। जबकि ऑप्शन में दिया है डज नॉट चेंज, तो गलत है। तीसरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम, तो यहाँ पर जो है एंगुलर वेलोसिटी ये सर्कुलर मोशन में आपको बताया जाएगा वैसे। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज कर सकता है इसमें है, अगर फोर्स 0 है तो यहाँ पर जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम, मतलब वो टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं करेगा। जैसे सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा, जैसे यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। क्लियर ना? तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है पोटेंशियल जब सिस्टम डज नॉट चेंज, ये तो एनर्जी में बताया जाएगा, मतलब ये जो C और D है ये सर्कुलर मोशन और आपका वर्क ऑन एनर्जी, मतलब एनर्जी का पार्ट है। तो जब वहाँ पढ़ाया जाएगा तो वहाँ से इसको रिलेट करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। क्लियर ना? फिलहाल पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अब सेकंड देखते हैं, इसमें है सेकंड क्या दिया हुआ है, वैगन ऑफ द मास 2000 kg, मतलब एक जो है मान लेते कार या कुछ भी, वो 2000 kg का है, इज सेपरेटेड फ्रॉम अ ट्रेन ट्रेवलिंग विथ a स्पीड ऑफ 9 किमी पर आवर।
एंड कम टू रेस्ट इन 2 मिनट्स। तो यहाँ बोल रहा है कि वो जो है, जो भी व्हीकल है वो सेपरेटेड है ट्रेन से कितनी स्पीड से आ रहा है, ये जो है 9 किमी पर आवर से आ रहा है ट्रेन की तरफ, और कम्स टू रेस्ट इन 2 मिनट्स, और ये 2 मिनट में जो है क्या होता है, रेस्ट में चलाता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स ऑफ द वैगन एंड द ट्रैक। मतलब जो वैगन, जो भी कार या जो भी होगा, इसका व्हील जो है और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, या उन दोनों व्हील और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा वो क्या होगा, मतलब फोर्स पूछ रहा है। अच्छा, उसका स्टार्टिंग स्पीड कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 9 किमी पर आवर, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज जाएगा, ये आ गया 2, तो 5/2 मीटर पर सेकंड। फाइनली इसको होना है यहाँ पर रेस्ट में, क्योंकि जब ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। अब जो है यहाँ से v बराबर v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल प्लस a इंटू टी, ये फार्मूला था v बराबर u प्लस AT से। क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 को होना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5/2 मीटर पर सेकेंड, माइनस क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक लगा रहे हैं, तो माइनस a यही निकालना है, और t जो टाइम है, कितने टाइम में वो रेस्ट में आ जा रहा है, 2 मिनट में, तो 2 मिनट को SI यूनिट में बदलेंगे तो 2 × 60 सेकेंड हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 120, तो 120 सेकेंड। क्लियर ना, ये आ जाएगा 120, टाइम की जगह रख देंगे। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, इसको इधर ले जा करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 5, सही है ना, नहीं क्या हो जाएगा 120a इक्वल टू 5/2, तो यहाँ से आएगा 5/a का वैल्यू, a का वैल्यू आ जाएगा 5/240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब F इक्वल टू क्या होगा, ma होगा, यही फोर्स पूछ रहा है। मास कितना दिया हुआ है 2000 kg, इंटू a कितना आ गया 5/240, यहाँ से ये कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000/24, इसको फिर सॉल्व करते हैं तो 250/6, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 125/3, यहाँ से फोर्स इक्वल टू आ गया 125/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1.66, इसको अप्रॉक्सीमेटली 41.7 न्यूटन लिख सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का था। आप पेज नंबर लिखना चाहें तो यहाँ पेज नंबर लिख सकते हैं, पेज नंबर ये है 106, और कौन सा चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर का इस पेज नंबर पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी का सॉल्यूशन है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। 3rd दिया हुआ है, a mass of the 10 kg suspended by a rope of the length 2.8 meter from the ceiling, a force 98 Newton is applied, मतलब वो डायग्राम में दिया भी हुआ है, वैसे कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। $98 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है,
यही है। तो लिखा हुआ है अ मास ऑफ द 10 kg इज सस्पेंडेड बाई अ रोप ऑफ द लेंथ 2.8 मीटर, टोटल लेंथ हो जाएगा फ्रॉम द सीलिंग से, और फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड, इस 2.8 के मिड पर अप्लाई हो रहा है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है एज शोन इन फिगर। द एंगल विच द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो है सभी इक्विलिब्रियम में है, तो एंगल विच द रोप, जो रोप जो है बना रहा है विद द वर्टिकल से यही थीटा इन द इक्विलिब्रियम, जब ये पूरा इक्विलिब्रियम में है तब। इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम जो है किसी भी पार्टिकल पर, इसमें भी जो ट्रांसलेशनल हम लोग को इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम का ट्रांसलेशनल वाला पोर्शन देखना है, मतलब जब पार्टिकल ट्रांसलेट करेगा, ये पॉइंट मास के लिए होता है, और इक्विलिब्रियम के केस में एफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। जैसे मान लेते हैं कि फोर्स का कंपोनेंट x में है, कई सारे फोर्स x कंपोनेंट में है, तो सभी मिल करके 0 होंगे x कंपोनेंट का फोर्स, y कंपोनेंट का फोर्स सभी मिल करके y में 0 होगा। वैसे ही अगर z के डायरेक्शन में जितने फोर्स होंगे z के डायरेक्शन में वो सभी मिल करके 0 होंगे। इसी को कंबाइंड फॉर्म में बोले हैं नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, तो क्या कहलाएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम। एक और होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये जो है आगे चैप्टर एक रोटेशन चैप्टर आता है, तो रोटेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ये जब किसी बॉडी की बात करते हैं तब ये बात आता है, और ये इक्विलिब्रियम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो पॉइंट मास के लिए आता है। अब देखते हैं आगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। तो इस पॉइंट का एफबीडी बनाते हैं, टोटल फोर्स किधर किधर लग रहा है वो देख लेते हैं। तो क्योंकि स्ट्रिंग है, ये तो डायरेक्शन दिख ही रहा है आगे की तरफ 98, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो एफबीडी जब बनाते हैं तो पॉइंट से अवे बनाते हैं और स्ट्रिंग के डायरेक्शन में बनाते हैं, टेंशन का डायरेक्शन। ये T1 हो जाएगा इधर की तरफ, और ये सेगमेंट अलग है। स्ट्रिंग भले ही 2.8 मीटर का था, लेकिन यहाँ पे फोर्स लगा दिया 98 न्यूटन का, तो यहाँ पे टेंशन अलग होगा और यहाँ पे टेंशन अलग होगा। तो इसको जो है हम लोग अलग अलग दिखा देते हैं, ये T2 हो जाएगा, क्लियर ना। और ये जो है एंगल थीटा है। अगर हम इसका एफबीडी बनाएं 10 kg का, तो नीचे लगेगा 100 न्यूटन, या फिर अगर बात करें अगर G का वैल्यू 9.8 लेने का, अगर ये वैल्यू लेते हैं तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन, क्लियर ना। mg जो वेट लगेगा mg, हम उसकी बात करें 98 न्यूटन हो गया। और ये टेंशन अगर इसका एफबीडी बना रहे हैं तो इसका टेंशन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा T2। तो T2 का वैल्यू, क्योंकि ये नहीं चल रहा, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने मतलब कि नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 का मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लगना चाहिए, तभी दोनों कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से T2 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से T2 का वैल्यू आ गया 98 न्यूटन, मतलब ये वैल्यू आ गया 98। क्लियर ना। अब जो है क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, और ये इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इस पे 0 करना है, तो नेट फोर्स 0 तभी होगा जब तीनों फोर्स मिल करके रिजल्टेंट 0 देंगे। अच्छा, ये दोनों का वैल्यू में पता है, ये है कितने एंगल पर 90 डिग्री पर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके जस्ट अपोजिट आना चाहिए। अगर कैंसिल आउट करना है, तीनों को मिल करके 0 होना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है, तो शायद हमें पता है कि जब दो फोर्स बराबर बराबर होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट होता है F√2, यही होता है रिजल्टेंट।
तो ये 98 98 क्या है, बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट 90 डिग्री पर होने की वजह से 98√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है टेंशन आ गया कितना, टेंशन T1 आ गया 98√2। क्वेश्चन में जो कि पूछ नहीं रहा है टेंशन ये वाला, अगर पूछता तो उसका आंसर कितना होता, 98√2। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि थीटा ही पूछेगा, वो ऐसा भी कर सकता है कि वो टेंशन भी पूछ सकता है, तो टेंशन अगर पूछता तो यही आंसर आता। अब बात रहा अगर इस थीटा का, तो देखिए क्योंकि इस T1 के जस्ट अपोजिट ये है, तभी तो कैंसिल आउट किया है, नेट फोर्स 0 हुआ है। तो अगर ये थीटा है ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये लाइन एक ही लाइन होंगे और ये वर्टिकल लाइन है, तो ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा से दूर वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 98 डिवाइडेड बाई थीटा से लगा हुआ जो ये है फोर्स, वो क्या हो जाएगा, बेस की तरह वर्क करेगा। ये आ गया 1 परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कैसे पता चल रहा है, थीटा से जो दूर वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर की तरह होता है, और जो थीटा से लगा हुआ होता है वो बेस की तरह होता है। यहाँ पर तो मान लीजिए सेम सेम है तो कोई बात ही नहीं है, यहीं डिफरेंट होता तो ये ध्यान देते कि थीटा से दूर वाला ऊपर रखते और थीटा से लगा हुआ जो ये फोर्स है वो नीचे डिवाइड करते। यहाँ थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो यहाँ भले ही एंगल पूछ रहा था लेकिन टेंशन भी हम लोग सीख लिए। टेंशन अगर पूछता तो 98√2, और हमको सीखने से ही मतलब है उसमें। इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर जो है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो 3 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आते हैं चौथे पर। क्या लिखा हुआ है इसमें, अ मंकी ऑफ द मास 30 kg climbs a rope which can withstand the maximum tension of 360 न्यूटन। मान लेते हैं एक रोप दिया हुआ है और रोप पर जो है एक मंकी है, वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, और टेंशन जो है कितना विथ स्टैंड कर सकता है, मतलब कितने टेंशन तक ये टूटेगा नहीं, तो वो है दिया हुआ 360 न्यूटन। मंकी का मास कितना दिया हुआ है, 30 kg। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मंकी का बोला है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच दिस रोप कैन टॉलरेट फॉर द क्लाइंबिंग ऑफ द मंकी। मतलब मंकी कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जो है क्या करे, ऊपर की तरफ क्लाइंब करे कि ये जो है स्ट्रिंग टूटे ना। हमें पता है कि स्ट्रिंग टूटेगा कब, 360 न्यूटन पर। तो जब मंकी जो है का एफबीडी बनाएंगे तो mg नीचे लगेगा, 30 kg है तो 30 kg क्या हो जाएगा, 300 न्यूटन mg। g का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 300 न्यूटन। और जो ये हाथ से पकड़ा हुआ है अपने स्ट्रिंग को, तो टेंशन ऊपर लगेगा और इसका एक्सेलरेशन होगा किधर, ऊपर की तरफ। तो इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मास m है, तो कौन फोर्स ज़्यादा होगा, टेंशन। तो T माइनस 300 इज इक्वल टू T माइनस 300 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया F नेट, नेट फोर्स। इसमें से घटा दिया, इसमें से इसको क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इक्वल टू नेट फोर्स M इंटू ए। और हमें दिया हुआ है मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम टेंशन हो सकता है 360 माइनस 300, ये वेट है मंकी का। मास मंकी कितना दिया हुआ है 30,
एक्सेलरेशन ए है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 इज इक्वल टू 30a, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम कितना था, जितने पर टूटेगा नहीं, 360। जब ये मैक्सिमम होगा तो इसी से कनेक्टेड, क्योंकि सब वैल्यू फिक्स है, तो ये भी तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर ना? क्योंकि ये बढ़ने पर ये बढ़ेगा, ये घटने पर ये घटेगा, तो ये मैक्सिमम जब होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा। तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन।